हे गाइस, मैं हूं उज्जवल आचार्य जी और आप सबको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम दिया है और आंसर कीज़ को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप जो है आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है सीबीटी 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। आई नो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स आप में से ही ऐसे भी है जिनको पता ही नहीं है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम तो सीजीएल जैसा नहीं है या यूपीएससी जैसा, स्टेट पीसीएस जैसा नहीं है, ये एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। इसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट होता है, आपको कैसे मतलब प्रिपरेशन करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना है सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने के लिए, क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी आपको मतलब रखना चाहिए पूरा एंड तक, एग्ज़ाम के एंड तक। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेलवेज़, एसएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस के साथ साथ आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ भी मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है ना, ये मेंस लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे कि सीजीएल, एसएससी सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होता है, तो ये भी एनटीपीसी का मेंस एग्ज़ाम ही है। और मेंस एग्ज़ाम प्रीलिम जैसा नहीं होता है। यूपीएससी या एसएससी, मतलब यूपीएससी में भी प्रीलिम्स का जो है वो वेटेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका मार्क जो है वो ऐड नहीं होता मेंस में, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। और लेकिन सीजीएल में मेंस का, प्रीलिम्स का मार्क मेंस में भी ऐड होता है या फाइनल मेरिट में भी ऐड होता है, लेकिन एनटीपीसी का प्रीलिम्स का मार्क ऐड नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग था। तो आपने जितना भी स्कोर किया है, तो आपने शायद 1 मार्क या 0 पॉइंट समथिंग से भी अगर आपने कट ऑफ क्लियर अगर आप करते हो सीबीटी 1 में, तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। और अगर आप अपने आरआरबी का टॉपर भी हो ना, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मार्क ऐड होना ही नहीं है। तो आप जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हो या बहुत ही अच्छे स्कोर से आप कट ऑफ क्लियर करते हो, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। तो ये एक रिलैक्स होने का बात है, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपने जो भी किया है वो आप गलती सीबीटी 2 में मत कीजिए। तो एनटीपीसी एस्पायरेंट्स में बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि सीबीटी 2 जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, वो क्लियर करना उतना ईजी नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है जिनको ये लगता है कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम मतलब क्लियर करना उतना टफ, मतलब बहुत टफ होता है। ठीक है, मतलब उतना टफ नहीं होता है। तो जो भी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं ना, दोनों ही आप गलत हो, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम उतना इजी भी नहीं होता है, उतना टफ भी नहीं होता है। क्योंकि इजी नहीं होता है इसीलिए क्योंकि इसमें मोर देन 1.5 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। इसमें सीबीटी 2 में बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगा, और स्पेशली उन पोस्ट में जिन पोस्ट में मेंस के बाद यानी कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बाद और कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम्स, बाकी सारे पोस्ट के लिए कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, लेकिन उतना भी कम नहीं जाएगा कि आप इजीली क्लियर कर लेंगे। और उतना टफ भी नहीं मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम उतना टफ भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने ही आरआरबी में कॉम्पीट करना है। ठीक है, आपको मतलब जो आरआरबी कोलकाता है, अगर आप आरआरबी कोलकाता से हो तो आपको आरआरबी गुवाहाटी मतलब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो अपने अपने आरआरबी के कैंडिडेट्स के साथ ही आपको कॉम्पीट करना है, तो उतना टफ भी नहीं होता है। ठीक है, आप एक पोस्ट इजीली आप ले सकते हैं अगर आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहे, अगर आप प्रॉपर्ली आप बुक्स फॉलो करें, अगर आप प्रॉपर्ली आप ठीक से पढ़ाई करते हैं, तो आप आराम से एक कोई भी पोस्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, छोटा मोटा पोस्ट भी हो आप ले सकते हैं आराम से। और एनटीपीसी का सभी पोस्ट मतलब बड़ा ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं बताऊंगा आपको बुक्स। ठीक है, बुक्स आपको कौन कौन सा फॉलो करना है। पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं सिलेबस वाइज। नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस दिया हुआ है, एक्चुअली सीबीटी 1 का जो सिलेबस है और सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। आपको कोई भी अलग चीज़ पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मार्किंग थोड़ा अलग है, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में जीके का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपका जो मैथ्स है वो 35 मतलब मार्क्स का होगा, रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का होगा, लेकिन जीके आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें टाइमिंग भी आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा। सीबीटी 1 में भी 90 मिनट्स टाइमिंग था और सीबीटी 2 में भी आपको 90 मिनट्स ही मिलेगा। लेकिन आपको सीबीटी 1 में आपने सिर्फ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मतलब आपका 100 क्वेश्चन आया था करने के लिए, लेकिन सीबीटी 2 में आपका 120 क्वेश्चन आएगा विद इन 90 मिनट्स। टाइम सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जीके का वेटेज इसमें बढ़ जाएगा, 50 मार्क्स का जीके है इसमें।
तो सबसे पहले बात करते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो 3 ही है आपका, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है। जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। पहले मैं रीजनिंग के बारे में बात करता हूँ। रीजनिंग में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप एनटीपीसी CBT 1 में अगर आप एग्जाम दिए हो और अगर आपका स्कोर अच्छा ही आ रहा है तो आपका रीजनिंग मतलब उतना आप वीक भी नहीं हो, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा पॉलिशिंग का ज़रूरत है। आपको पूरा पहले तो CBT 1 का जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन पेपर है सब कुछ आपको सॉल्व करना है, तो आपको एक प्रॉपर्ली आइडिया लग जाएगा। आप एटलीस्ट आप 7 to 8 क्वेश्चन पेपर आप एक बार सॉल्व करके देखिए CBT 1 का, आपको पता चल जाएगा कि एनटीपीसी में कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं CBT 2 में। थोड़ा लेवल हाई होगा लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक जो भी है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अगर आपका रीजनिंग पहले से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है। आपको सिर्फ पॉलिश करने का और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का थोड़ा सा आपको ज़रूरत है। लेकिन आपका अगर रीजनिंग वीक है, अगर आप एनटीपीसी को जस्ट कट ऑफ से ही क्लियर करते हो, अगर आपका रीजनिंग उतना अच्छा नहीं है तो रीजनिंग का पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। आपको कोई भी कोर्स लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि कोर्स इस वक्त जो है ना सब एस्पिरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। कोर्स मतलब कोर्स दिखा दिया कि आप सबको बेवकूफ़ बनाएगा। लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ अगर आप आराम से फॉलो करते हैं ना तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने का कोई भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उसको यूट्यूब से आप आराम से पढ़ सकते हैं। सपोज आपका कैलेंडर का क्वेश्चन एनटीपीसी में आता है तो अगर आपको कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप यूट्यूब से आराम से सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाइस का क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको मिरर इमेज का या नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आराम से यूट्यूब से उसका कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट के लिए CBT 2 के लिए ही आपको कोर्स कोई खरीदना नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपका आराम से यूट्यूब से प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। CBT 1 के जितने भी पेपर्स हैं ना फ्रेंड्स, उसको बढ़िया से सॉल्व कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार पूरा सभी सेट्स आपका सॉल्व हो जाना चाहिए CBT 2 एग्जाम देने से पहले। आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं CBT 2 में। तो रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यूट्यूब से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। और अगर आपका क्लियर हो जाने के बाद आपको सिर्फ प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और वो आप एनटीपीसी के प्रीलिम के जो मतलब CBT 1 का जो भी सेट्स है उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री वीडियोस आता है, उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स का PDF भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट में, वो उन PDF से भी आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग उतना टफ नहीं है। CBT 2 में 35 मार्क्स का रीजनिंग आने वाला है। रीजनिंग में आपको एक भी मार्क छोड़ना नहीं है। 1 या 2 मार्क अगर जाता है नंबर सीरीज से तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप छोड़ना एफोर्ड नहीं कर सकते CBT 2 में, वरना आप सिलेक्ट हो नहीं पाएंगे। तो रीजनिंग में आपको 35 आउट ऑफ 35 ही टारगेट करना है CBT 2 में। उसके बाद आता है, और रीजनिंग के लिए बुक्स आपको बुक्स तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको बुक्स फॉलो करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट से ही आपको PDF मिल जाएगा। लेकिन आप फिर भी अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं तो एक बुक आता है CGL मेंस के मतलब CGL एग्ज़ाम्स के लिए, SSC एग्ज़ाम्स के लिए। उस बुक से भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना आप सिर्फ CBT 1 के पेपर से ही रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए, या इंटरनेट से भी जो भी PDF मिल रहा है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुक्स चाहिए तो SSC का कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका रीजनिंग में आपको 35 आउट ऑफ 35 कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर सीरीज से 1-2 मार्क जा सकता है, पता नहीं है मुझको, ठीक है। अगर आपको उस एग्जाम देने के टाइम पे अगर आपको हिट नहीं किया जो लॉजिक है नंबर सीरीज का तो आप कर नहीं पाएंगे, वरना अगर आपको हिट कर गया तो आप 35 आउट ऑफ 35 भी कर लेंगे CBT 2 में। तो रीजनिंग के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया वो आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आता है सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैथ्स में आप 35 मार्क्स से एक भी मार्क अगर आपका कम होता है ना तो सिलेक्शन का चांस वैसे भी गया, क्योंकि जीके में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप कितना स्कोर करेंगे, ठीक है। वो जीके में इसीलिए बात के लिए रखा हो, ठीक है। तो मैथ्स में आपको 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर करना है, लेकिन मैथ्स में उतना ईजी नहीं है 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना, ठीक है। तो मैथ्स के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना पड़ेगा, पूरा आराम से आपको सब कुछ पूरा बेसिक से आपको बिगिनिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के लिए आपको जितना भी आता हो आप भूल जाइए। CBT 1 में आपको जितना भी पढ़ा था आपने वो भूल जाइए। अभी CBT 2 के लिए आप फिर से मैथ्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। एक एक टॉपिक को आप हर रोज़ आप आराम से बढ़िया से आप पढ़िए, पूरा सब कुछ टॉपिक आप आराम से कवर अप कीजिए, तभी आपका मैथ्स 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर पाएंगे। मैथ्स में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। CBT 1 के जो भी पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद PDF तो बहुत सारे मतलब अवेलेबल होंगे ही। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब में PDF या टेलीग्राम चैनल में आपको PDF मिल जाएगा।
आप चाहे गगन सर को फॉलो करते हैं, आप चाहे अविनेश सर को फॉलो करते हैं, आप चाहे रेमो सर को फॉलो करते हैं, या कोई भी वाईफाई स्टडी के जो भी टीचर्स हैं, साहिल सर को अगर आप फॉलो करते हैं, कोई भी बढ़िया टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं मैथ्स के लिए, तो उन टीचर्स का आप पीडीएफ आराम से कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक्स फॉलो करना ही नहीं है मैथ्स में। लेकिन फिर भी अगर आपको बुक्स फॉलो करना है तो आप वही एसएससी को कोर बना के चलिए, ठीक है, क्योंकि एसएससी में जो लेवल है ना वो एनटीपीसी से एक लेवल अप है, ये 1 या 2 लेवल अप है। तो अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपरेशन जो भी है, अगर आप सीजीएल प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन जैसे करते हैं, अगर आप वैसे प्रिपरेशन करेंगे ना, मैथ्स में आपको सीजीएल मेंस जैसा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और रीजनिंग और जीके आपको सीजीएल प्रीलिम जैसा जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तब आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा CBT2 एग्जाम में, आप फोड़ देंगे CBT2 एग्जाम। तो मैथ्स में आपको मेंस लेवल का प्रिपरेशन करना है, सीजीएल मेंस लेवल का। तो जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, जो भी टीचर से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यूट्यूब से या किसी भी मतलब वेबसाइट से, चाहे उनका पेड कोर्स हो, तो आपको उन्हीं टीचर्स का पीडीएफ फॉलो करना है। और अगर आप बुक्स फॉलो करना चाहते ही है तो आप किरण पब्लिकेशन का एक जो है 1997 से कंपाइल किया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स है, सभी एसएससी सीजीएल का सेट्स या कोई भी एग्जाम का सेट आपको मिल जाएगा। किरण पब्लिकेशन का आप बुक्स प्रीवियस ईयर मैथ्स बुक का फॉलो कर सकते हैं, वरना आप इंटरनेट से जो भी पीडीएफ मिलता है, आपका जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है उन टीचर्स का ही पीडीएफ करने से मैथ्स में आप आराम से 35 आउट ऑफ 35 आप स्कोर कर लेंगे। एक्चुअली 35 मार्क्स है, लेकिन मतलब क्वेश्चन है, लेकिन मार्किंग 120 है, ठीक है। तो आप आराम से 35 क्वेश्चंस कर लेंगे। मैथ्स में आपको बुक एसएससी का ही बुक फॉलो करना है, और साथ ही साथ कोई भी एक टीचर पकड़िए, उससे उन टीचर से आपको सभी जो भी कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस ही करना है, उसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। कैट का क्वेश्चंस मैथ्स में बिल्कुल भी सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी CBT2 सीजीएल मेंस जैसा भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आने से आ सकता है, लेकिन आपको कैट का एग्जाम, कैट का बुक बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। सिर्फ सीजीएल मेंस को फोकस में रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए। CBT2 मैथ्स का एग्जाम आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो 35 क्वेश्चन है आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है ना, जो सबसे वाइड टॉपिक है, वो है जीके। कोई लोग उसको जीके बोलते हैं, आप में से कोई है उनको जीएस बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे वाइड जो है नेक्स्ट, वो है जीके। जीके में ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि मैं ये बुक्स बताऊंगा, ये स्ट्रेटजी बताऊंगा, आप 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन ही सॉल्व, मतलब 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है जीके में। जीके में आपको लक फेवर भी करना होगा, लेकिन आप लक के भरोसे बैठ ही नहीं सकते जीके के लिए। आपको प्रिपरेशन आपका 100% करना होगा, उसके बाद लक जो भी करेगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए CBT2 के एग्जाम में कि अगर इस जीके के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो बहुत ही कम चांस होगा कोई और एस्पिरेंट उसको कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। जीके के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है, क्योंकि जीके एनटीपीसी में बहुत ही डीप पूछेगा आपको, ठीक है। उसमें साइंस का जो भी वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है, और जीके का ओवरऑल वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन आएगा जीके में से। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अरिहंत का जो बुक है उसमें इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अरिहंत का बुक आप फॉलो कर सकते हैं, जो मोटा वाला बुक होता है, 30 रुपीज़ का नहीं, जो मोटा वाला बुक होता है उसमें से आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट से भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन अरिहंत में बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट को दिया गया है जीके में। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप अरिहंत और लूसेंट दोनों ही आप पढ़ सकते हैं। आप आराम से अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए कि आप कितने दिनों में आप हिस्ट्री कवर अप करेंगे, कितने दिनों में आप जियोग्राफी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ आपको खुद स्ट्रेटजी बनाना है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपको अरिहंत और लूसेंट आपको फॉलो करना है। उसके बाद एक बुक आपको बताऊँगा, उस बुक को पढ़ के जाने से ना आपका मतलब बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे जीके में, और उस बुक का नाम है ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस। आपको अमेजोन से आराम से मिल जाएगा। ब्लैक बुक को पूरा कवर अप करना है आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, उस क्वेश्चन को आपको खुद भी सोचना होगा ना। सब कुछ तो आपको यूट्यूबर या कोई और टीचर आपको बोल नहीं पाएगा, ठीक है। आपको खुद भी सोचना होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो उन क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लैक बुक का जो जितना भी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ 4-5 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, 3 से 4 महीने आपके पास आराम से है। आपको बढ़िया से पढ़ाई करना होगा। तो जीके में आपको अरिहंत और लूसेंट से आपको कॉन्सेप्ट कवर अप करना है। ब्लैक बुक से जितना भी आपको वन वर्ड जैसा क्वेश्चन आता है ना, आपको सब कुछ करना है, ठीक है, ब्लैक बुक से। और उसके बाद आपको करंट अफेयर करने के लिए, करंट अफेयर आप जनवरी 2021 से लेकर आप एग्ज़ाम के महीने तक आपको करना होगा। लेकिन आप अभी से जनवरी, लोग आपको बोलेंगे कि आप मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से पढ़ना होगा। आप अभी से जनवरी 2021 के करंट अफेयर से आप स्टार्ट कर दीजिए।
जनवरी 2021 से लेकर आपको एग्ज़ाम के मंथ तक आपको करंट अफेयर जो है वो प्रिपरेशन करना होगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी 2021 से आप करंट अफेयर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए भी आपको ओरियंट के बुक से या लूजन के बुक से आपको स्टैटिक जीके जितना भी आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा आराम से। और जितना भी प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस आपको ग्रेडअप के ऐप में से करना है। ग्रेडअप में जो मतलब प्रैक्टिस ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेगा, वहाँ से आपको पूरा एग्जाम जैसा ही क्वेश्चंस मिलेगा, वहाँ से आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। जीके के लिए तो स्पेशली ग्रेडअप, मैथ्स के लिए भी आप ग्रेडअप ही यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए भी आप ग्रेडअप ही ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी करता हूँ, बहुत ही हेल्प मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ मॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत ही बढ़िया मॉक्स दिया हुआ रहता है। उसके बाद ग्रेडअप का मॉक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई और मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो मॉक टेस्ट है वो टेक्स्ट बुक का ही होता है। तो ये इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आप आराम से कर लेंगे। जो भी है CBT 2 का एग्जाम उतना टफ भी नहीं होता, उतना ईजी भी नहीं होता, उतना टफ भी नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। CBT 2 के एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, CGL, SSC, रेलवेज़ या कोई भी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियोज़ और नोटिफिकेशन के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।